बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लेक्चर्स की जो सीरीज़ चल रही हैं इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 किसको डील करता है? टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम्स को, कि टैक्सेबल इनकम क्या है। जैसे आपने सेल्स टैक्स में भी पढ़ा कि टैक्सेबल और एग्जैम्प्ट दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ऐसी है जिस पे टैक्स लगेगा, एक ऐसी है जो एग्जैम्प्ट है जिस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका जो पार्ट 1 है उसमें हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 9 से। टैक्सेबल इनकम क्या है? तो टैक्सेबल इनकम के बारे में जो इधर बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो सेक्शन 10 की क्लास ए में बताई गई है वो इनकम जो होगी टैक्सेबल इनकम होगी। तो अब 10 सेक्शन ए 10 भी हमारे सामने है, तो उसकी क्लास ए में क्या है? पर्सनस इनकम अंडर ऑल द हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर, कि जितने भी इनकम के हेड हैं एक साल में, वो सब हेड्स से जो इनकम आ रही है उसको हम कहेंगे तो वो होगी टैक्सेबल इनकम। इसकी क्लास बी में क्योंकि बताया गया है पर्सनस इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो दूसरी एग्जेम्प्ट होगी। तो इसका मतलब है कि जो टैक्सेबल इनकम ऐसी है जो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो बताई है सिर्फ सेक्शन 10 के क्लास ए में। तो इसी तरह ये पर्सन फॉर द ईयर रिड्यूस, वो उसकी जो इनकम होगी वो डिडक्टिबल अलाउंस की वजह से रिड्यूस हो सकती है, लेकिन ज़ीरो से नीचे नहीं जा सकती बाय द टोटल ऑफ एनी डिडक्टिबल अलाउंस जितने भी होंगे अंडर पार्ट 9 में ऑफ दिस चैप्टर ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर। तो ये तो है टैक्सेबल इनकम का, आपने देख लिया। और टोटल इनकम क्या होगी कि सेक्शन 10 की, जैसे कि हमने क्लास ए पढ़ी कि जिसमें तमाम हेड्स ऑफ इनकम की जो इनकम होगी। जो हेड्स ऑफ इनकम जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज हमने यही मेन पढ़ने हैं हेड्स ऑफ इनकम। तो जो सब हेड्स ऑफ इनकम से आएगी उसको हम कहेंगे टैक्सेबल इनकम। और पर्सनस इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस जो होगी वो भी इनकम होगी, वो टोटल इनकम में आएगी लेकिन टैक्सेबल इनकम में नहीं आएगी। लें जी आगे, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, अक्सर पेपर्स में ये क्वेश्चन आता है हेड्स ऑफ इनकम क्या हैं, और फिर टैक्स पेयर के लिए भी इस हवाले से कि उनको किस किस हेड से इनकम आ रही है, उनको कैसे कंबाइन करना है। तो एफबीआर के ऑफिसर्स के हवाले से, ऑफिशियल्स के हवाले से, और फिर टैक्स कंसल्टेंट्स और ऐसे कंसल्टेंट्स जो अभी न्यूली सीख रहे हैं, नए फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए ये आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हेड्स ऑफ इनकम क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स बाय द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए ऑल इनकम शैल बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड। तो जो टोटल इनकम इकट्ठी करने के लिए जो हेड हो सकते हैं वो ये दिए हुए हैं हेड। क्या हेड हो सकता है? एक तो सैलरी इनकम हो सकता है, क्लास ए है कि जो सारे एम्प्लॉयमेंट हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ हैं, वो डायरेक्टर्स हैं, वो सारे इसमें आएंगे। वो होगा हेड सैलरी, जिसके ज़रिए उनका टैक्स कट सकता है। दूसरा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये क्लास बी है सेक्शन 11 की, कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है, जो रेंटल इनकम आती है, किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम आती है वो इस हेड में आएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और हम जब रिटर्न भी फाइल करते हैं तो उसमें भी इसी तरतीब से हेड्स ऑफ इनकम, पहले सैलरी का डील होता है, फिर उसके बाद इसका डील होता है प्रॉपर्टी का, देन आ जाती है इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस वो है जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न में भी ऐसे बनता है, और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसमें से इनकम निकालते हैं, जिसमें टोटल टैक्सेबल सबसे पहले रेवेन्यू आता है, टोटल सेल्स है, और सेल्स में से सारे डिडक्टिबल अलाउंस जो है उसमें से वो माइनस कर देते हैं। परचेजेज है, एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपेंसेस है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, वो सारी चीज़ें निकालने के बाद एंड पे नेट प्रॉफिट आ जाता है, और फिर उस नेट प्रॉफिट पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बिजनेस इनकम है। कैपिटल गेन ऐसा है जिसमें आपकी कोई कैपिटल गुड्स आपने बेची और उसके ख़रीदने और बेचने का जो फ़र्क है उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ऐसे सोर्स से किसी में आपके पास आ गई रॉयल्टी, आ गई आपको पेंशन, आ गई आपके प्रॉफिट ऑन डेट्स, आ गए आपके और कोई गिफ्ट्स आ गए, इन सब चीज़ों में ये फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो ये टैक्सेबल इनकम के सोर्स हैं
जो हम अपनी रिटर्न में भी इन सब हेड्स में फिर फिल करते हैं अपना जितना भी डाटा होता है, तो हमारी टोटल इनकम उसमें आ जाती है। तो अब इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक इनकम ऑफ द पर्सन अंडर द हेड ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर शैल बी द टोटल अमाउंट ऑफ द ड्राइव्ड बाय द पर्सन फॉर दैट ईयर, यानी कि एक साल में सब इनकम्स को इकट्ठा करके, अगर कोई सैलरी भी है, किसी की रेंटल इनकम भी आ रहा है, और फिर वो जो बिजनेस भी कोई कर रहा है उसका प्रॉफिट ऑन डेट्स भी आ रहा है, या कोई प्लाट बेचा उस पर कैपिटल गेन्स भी आया है, तो अगर किसी के टैक्स लगाना है तो वो सारी इनकम को इकट्ठा करेंगे और उस पे फिर टैक्स लगाएंगे। और अंडर द हेड्स रिड्यूस टू द टोटल डिडक्शन, जैसे कि डिडक्शन मैंने बताया है कि बिजनेस में हो सकती हैं, या और कोई डिडक्टिबल अलाउंस अगर किसी को मिलता है, वो सारा अलाउ करने के बाद बाकी जो है उसको टैक्स लगाया जाएगा। इसी तरह इस ऑर्डिनेंस में टोटल डिडक्शन अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस टू द पर्सन फॉर द टैक्स ईयर अंडर द हेड ऑफ इनकम एक्सीड द टोटल अमाउंट, यानी कि अगर उसकी जो टोटल इनकम है उसमें से डिडक्शन एक्सीड कर जाती हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसा बिजनेस जो होगा उसमें उसको लॉस आ जाएगा, तो फिर वो लॉस में चला जाएगा। तो अगर अमाउंट जो है डिडक्शन की वो एक्सीड कर जाती है इनकम से। लॉस फॉर द हेड ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डेंस ऑफ द पार्ट 8 में जो है ना डील किया जाता है। लॉस को किस तरह से करना है वो हम उसको पार्ट 8 में उसके लॉस के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी पढ़ेंगे। और इसका सब सेक्शन 5 है कि अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, रेजिडेंट पर्सन है, और जो वो इनकम ड्राइव कर रहा है फ्रॉम द पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम एंड फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, तो वो दोनों उसकी जो है टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम में शामिल होंगी। लेकिन अगर जो पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, तो फिर उसकी जो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है वो ही जो है टैक्सेबल इनकम में शामिल होगी, उसकी फॉरेन इनकम नहीं शामिल करेंगे। लेकिन अगर रेजिडेंट है तो उसकी फॉरेन इनकम प्लस पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सारी इसमें शामिल की जाएंगी। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब हेड्स ऑफ इनकम में अगर हम आए तो पहला सबसे हमने जो किया वो था सैलरी का। हमारा सैलरी से बहुत हैंडसम टैक्स इकट्ठा होता है, बल्कि सैलरी का जो पोर्शन है वो रिटेल से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लेते हैं। हालांकि रिटेलर्स बहुत अमीर होते हैं लेकिन सैलरी वाले से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता है। उसकी क्या वजह है कि सैलरी पे एट सोर्स टैक्स कट जाता है। जो भी एम्प्लॉयर है वो टैक्स काटने के बाद सैलरी देता है, तो इसलिए गवर्नमेंट का जितना सर्कल है वो भी टैक्स कटने के बाद पैसे मिलते हैं, कारपोरेट सेक्टर में भी ऐसे ही मिलते हैं, और बाकी सारे वो कंपलसरी उसको टैक्स देना ही पड़ता है। तो इसलिए उसका टैक्स की कलेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और जो रिटेल सेक्टर या बाकी बिजनेस है बाज़ उसमें बहुत कम आती है। अगर 2 भाई हैं, एक बहुत बड़ा ताजर है, वो ताजर भाई जो है वो करोड़ों कमा रहा है, सैलरी वाला कम कमा रहा है, तो सैलरी वाला टैक्स ज़्यादा दे रहा होता है और ताजर कम दे रहा होता है। ये एक हमारे प्रॉब्लम है ड्यू टू नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी। अगर तो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी हो सैलरीड पर्सन की तरह, तो फिर बाकी सेक्टर्स में भी ज़्यादा पैसा आए, टैक्स आए। तो अब जो हेड ऑफ सैलरी क्या है, हेड ऑफ सैलरी जो कि एम्प्लॉइज़ लेते हैं सैलरी में, हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि उसमें जो एक तो उसको जो वेजेस मिल रही हैं वो टैक्सेबल हैं, उसके अलावा कोई अलाउंसेस मिल रहे हैं वो टैक्सेबल हैं, उसके अलावा कोई परकोजिट्स मिल रही हैं, कोई जैसे कि गाड़ी की सहूलत दे दी, घर की सहूलत दे दी, तो वो भी इनकम में ऐड होगी, सैलरी इनकम में वो ऐड होगी। इसी तरह कोई एम्प्लॉई मिला हुआ है घर का काम करने के लिए, तो वो भी इनकम में ऐड हो जाएगी। इसी तरह सैलरी इनकम में अगर आपको कोई अलाउंस दिया जाता है तो वो भी ऐड हो जाएगा, लेकिन ऐसा अलाउंस जो आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है और उधर खर्चा हो जाता है वो इसमें शामिल नहीं होगा। और इसी तरह ऐसा जो गाड़ी दी गई है जो आपको ऑफिशियल अपने काम करने के लिए ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दी जाती है, तो उस गाड़ी पे भी टैक्स वो इस तरह से नहीं होगा जो बिज़नेस परफॉर्म करने या अपना उसका एम्प्लॉयमेंट का फंक्शन करने के लिए दी जाती है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल हो जाती हैं, जितने बोनस मिलते हैं, अलाउंस मिलते हैं, वो सारे सैलरी के हेड में हो जाते हैं। तो इसको अब यही चीज़ें हैं, लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि लॉ क्या कहता है। ये सेक्शन 12 है सैलरी का।
सैलरी रिसीव्ड बाई एन एम्प्लॉय इन द टैक्स ईयर अदर देन द सैलरी दैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्राम टैक्स। हाँ, बाज़-औक़ात ऐसे भी हो सकता है कि किसी सेक्टर का कोई एग्जेम्पशन दी गई है कि इसकी सैलरी जो है एग्जेम्प्ट फ्राम टैक्स है, तो वो उसमें शामिल नहीं होगी। शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर अंडर द सैलरी, तो उसको हेड, सैलरी का हमारा रिटर्न में एक हेड है और उसमें इसको शामिल करेंगे। सैलरी मीन एनी अमाउंट रिसीव्ड बाई अ एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ द रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के, वो कैपिटल की नेचर में उसको मिलता है, शेयर्स मिलते हैं या रेवेन्यू मिलता है, जो भी मिलता है उसको वो इसमें शामिल होंगी। अब सब सेक्शन 2 की क्लास ए है कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होगी। उसमें एनी पे हो सकती है, वेजिज और अदर रेम्यूरेशन, वेजिज या इसके अलावा कोई उसको पैकेज दिया गया है, प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय को दिया गया है। इसमें इंक्लूडिंग क्या है, लीव पे, के लीव पे है तो पे मिल रही है, पेमेंट इन लीव ऑफ लीव मिल रही है, ओवर टाइम पेमेंट मिल रही है, ज़्यादा काम कर रहा है तो उसकी पेमेंट जो है वो भी फिर टैक्सेबल होगी। इसी तरह बोनस है, बोनस मिला है तो वो भी टैक्सेबल है। और एम्प्लॉई अपनी मतलब कोई सेल्स में है एम्प्लॉई, उसको सैलरी के साथ कमीशन फ़र्ज किया मिलता है तो वो कमीशन भी उसमें शामिल होगा, वो भी टैक्सेबल होगा। कोई फ़ी है वो भी शामिल होगी। ग्रेजुटी और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, जैसे कि वर्क कंडीशन सप्लीमेंट क्या है कि कोई डेंजरस काम करने की वजह से उसको एक्स्ट्रा काम दिया जाता है, जैसे कि फ्लाइंग अलाउंस दिया जाता है, मैरियन अलाउंस दिया जाता है, तो वो सारे इस चीज़ में शामिल होंगे। सब सेक्शन 2 की क्लास बी है, एनी परकोजिट वेदर कन्वर्टिबल टू मनी आर नॉट, कोई भी परकोजिट जो है वो भी मनी में कन्वर्ट की जा सकती है या नहीं, वो भी टैक्सेबल होगी। वो जैसे मैंने बताया कि उसको घर की फैसिलिटी दे गई है, मालिकी दी गई है या दूसरी कोई फैसिलिटी है, तो वो सारी इंक्लूड होगी उसकी टोटल इनकम में, तो उस पर फिर टैक्स देना होगा। इसी तरह द अमाउंट ऑफ एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाई एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग दी जाती है, अलाउंस दिया है, फ़र्ज़ किया, वो भी टैक्सेबल है। सब्सटेंशियल रेंट, यूटिलिटी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड ट्रैवल अलाउंस, जिसमें शामिल है यानी कि एंटरटेनमेंट अलाउंस कोई मिलता है, यूटिलिटीज़ की शक्ल में मिलता है, जो भी टैक्स उसको मिलेगा सारे पैसे वो टैक्सेबल होंगे। बट शैल नॉट बी इंक्लूडेड एनी अलाउंस स्लोली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के काम के लिए करता है। मसलन एक का ऑपरेशन मैनेजर है और उसको गाड़ी दी जाती है कि जाके आपने फैक्ट्री विज़िट करें और उसमें देखें कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या गलती हो रही है। या कोई मार्केटिंग का बंदा है तो वो मार्केटिंग मैनेजर है, उसको सैलरी के साथ बोनस, कमीशन, वो सारी चीज़ें टैक्सेबल हैं। लेकिन वो अगर किसी गाड़ी उसको मिलती है फील्ड विज़िट करने के लिए या वो अपने क्लाइंट के लिए जाता है तो उस पर टैक्स नहीं होगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट का काम करने के लिए उसको गाड़ी मिली हुई है तो उस पर टैक्स। लेकिन उसको बच्चों के लिए घर में यूज़ करने के लिए मिली हुई है तो वो टैक्सेबल होगी। इसी तरह एक्सप्लेनेशन फ्रॉम रिमूवल ऑफ द डाउट, इट इज़ क्लैरिफाई दैट द अलाउंस स्लोली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड, मसलन एम्प्लॉइज की ड्यूटी में क्या इंक्लूड, उन्होंने रिमूवल ऑफ डाउट के लिए एक्सप्लेनेशन दी है कि अलाउंस विच इज़ पेड इन मंथली सैलरी ऑन फिक्स बेसिस आर परसेंटेज ऑफ द सैलरी, कि कोई फिक्स बेसिस पे उसको दे दी गई है कि ये आपको इतना टैक्स दिया जाएगा, वो इसमें शामिल नहीं है। अलाउंस विच इज़ नॉट होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरी आर एक्चुअली स्पेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर, और ऐसा अलाउंस जो कि टोटल उस पर नहीं किया, फ़र्ज़ किया उसको 1 लाख रुपया मिला है और उसमें 50,000 रुपया हुआ है एक्सपेंस, तो 50,000 की हद तक वो एक्सपेंस उसको टैक्सेबल नहीं होगा, बाकी होगा। इसकी क्लास डी है, अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय दैट इज़ पेड आर रीएम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर अदर दैन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर इन परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ ड्यूटी, कि अगर उसको कोई रीएम्बर्स होता है एक्सपेंडिचर कि आपको ये कोई फैसिलिटी है और वो फैसिलिटी उसको दे दी गई और उसको एक्सपेंस उसने किया, एजुकेशन एक्सपेंस फ़र्ज़ किया बच्चों के लिए, वो कंपनी ने कहा जी हम आपको देंगे तो उसको पैसे दे दिए, तो वो भी उसके टैक्सेबल होंगे। लेकिन अगर वो ऐसा कोई काम है कि उसने गया है ऑफिस के काम के लिए गया है बाई एयर, उसको टिकट मिली और वो सपोज लाहौर से कराची गया कोई ऑफिस का फंक्शन करने के लिए, तो वो आके उसको रीइंबर्स हुए तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे क्योंकि ऑफिशियल ड्यूटी पे गया है।
लेकिन अगर अपने सैर करने के लिए गया है, पर्सनल काम के लिए गया है और उसको टिकट मिल गई है, तो वो उसका टैक्सेबल में शामिल होगा। तो ये देखें कि सैलरीड पर्सन जो होते हैं वो किस तरह से हर तरफ से उनको जो है ना उनकी कैलकुलेशन की जाती है, पकड़ा जाता है और उनसे टैक्स लिया जाता है। लेकिन पॉलिसी मेकर्स जो हैं बिजनेस क्लास के लिए भी इतने रूल्स जो नहीं है कि उसमें उनका भी टोटल कैलकुलेशन हो, डॉक्यूमेंटेड की जाए और उनसे भी टैक्स इस तरह से लिया जाए। इसी तरह अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन लियो ऑफ एडिशन इनटू द सैलरी वेजेस इंक्लूडिंग टू अमाउंट रिसीवेबल। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि कुछ कंपनी ये कहती हैं कि वो 5% सपोज प्रॉफिट जो है वो एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब अगर वो प्रॉफिट आ रहा है कंपनी का और एम्प्लॉई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो देन वो भी उसके लिए टैक्सेबल है जितना उधर से आएगा। तो किस शक्ल में ये इसमें बताया गया है आगे सब क्लास 1 में, एज ए कंसिडरेशन फॉर पर्सनस एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, के वो एंटर इस चक्कर में होता है जी मुझे कुछ शेयर मिलेगा, तो वो उसको शेयर मिला तो वो भी टैक्सेबल है। एज ए कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉई एग्रीमेंट ऑफ एनी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एनी चेंज टू द एम्प्लॉयज़ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसकी चेंज हुई, प्रमोशन हुई कि आपको अब शेयर भी दिया जाएगा उसमें भी। और on termination of employment whether paid voluntarily or under the agreement including any compensation for redundancy or loss of the employment in golden handshake payment की शक्ल में अगर कोई उसको दिया जाता है, वॉलंटरली दिया जाता है और एग्रीमेंट के तहत दिया जाता है तो वो भी उसमें भी टैक्स होगा। फॉर अ provident or other funds to be extended to which the amount is not repayment of contribution made by the employee to the fund in respect of the employee are not entitled to deduction। ऐसा फंड एक तो वो है जिसमें वो उसकी डिडक्शन होती रही, उस पर टैक्स पेड होता रहा तो वो साथ साथ जमा होता रहा, एक तो वो फंड है। दूसरा ये है कि ऐसा जिसमें वो रीपेमेंट उसको की गई इसलिए कि वो जब टर्मिनेट हो रही थी एम्प्लॉयमेंट तो उसको कोई प्रोविडेंट फंड या इस शक्ल में दिया गया जो कि इकट्ठा नहीं हुआ था, उसके टैक्सेबल सैलरी में से नहीं कटा था, उस पर भी टैक्स होगा। इसी तरह एज ए कंसिडरेशन ऑफ एम्प्लॉइज एग्रीमेंट टू द रिस्ट्रिक्टिव कन्वर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पास्ट प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ उसको कंसिडरेशन दी गई है तो वो भी टैक्सेबल होगी। क्लास एफ है एनी पेंशन और एन्युटी और एनी सप्लीमेंट ऑफ द पेंशन और एन्युटी वो भी होगी। और एनी अमाउंट चार्जेबल टू सैलरी अंडर द हेड 14 के तहत अगर कोई टैक्स सेक्शन 14 के तहत चार्जेबल होगा तो वो भी टैक्सेबल होगा। सब सेक्शन 3 है वेयर एन एम्प्लॉयर एग्री टू पे द टैक्स चार्जेबल ऑन एन एम्प्लॉइज सैलरी द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉइज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी शैल बी ग्रॉस्ड अप बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल बाय द एम्प्लॉयर। हाँ, अगर कोई ऐसा कहता है कि जी आपकी सैलरी पे टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर देगा, बाज़-औक़ात ऐसे कहता है जी मैंने वो टैक्स टूक्स कोई नहीं देना, वो भी आपने देना है तो इतनी देना है, तो उसमें जो एम्प्लॉयर टैक्स देगा तो फिर इसको ग्रॉस अप किया जाएगा टैक्स मिला के। मतलब सैलरी मिल रही थी सपोज उसको 10 लाख रुपया टोटल मिली और उस पर टैक्स बना 1 लाख रुपया, तो अब उसकी इनकम जो है वो 11 लाख कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह जो सब सेक्शन 4 है नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ड्राइविंग द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द सैलरी। अब जब जो सैलरीड पर्सन है उसको कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है, कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं। जैसे कि बिजनेसमैन है ना, तो बिजनेसमैन को सारे एक्सपेंसेस, ऑफिस का एक्सपेंस, कन्वेंस में पेट्रोल डलवाता है उसका एक्सपेंस, जो भी खर्चा करता है एम्प्लॉइज़ की सेहत के लिए उसका, वो सारे डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन सैलरीड पर्सन अगर बीमार भी होता है और वो अपना चेकअप करवाता है तो उसमें भी उसको डिडक्शन किसी चीज़ की नहीं मिलेगी, टोटल जो सैलरी मिली है वो सारी उसको टैक्सेबल होगी। For the purpose of this ordinance, an amount of perquisites shall be treated as received by an employee from an employment regardless of whether the amount or perquisite paid or provided। कैसे अगर कोई वो कहते हैं जी जो भी परक्विजिट दी गई हैं उनको कंसीडर किया जाएगा कि उसको दे दी गई हैं और वो क्या होगा कि वो उसकी एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड की जाएगी। बाय द एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर एंड associate of employer or by the third party under the agreement which is the employer or an associate of the employer, कि कोई उसको एक एसोसिएट दे दिया गया है कि उसकी भी आप पे वो उससे काम लेगा तो वो उसको है। बाय द पास्ट एम्प्लॉयर और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, वो भी पिछले किसी ने या आने वाले ने कुछ पैसे दिए हैं।
to the employee or an associate of the employee or the third part under the agreement which is the employee on an associate of employee, ये भी इसमें शामिल होंगे। सब सेक्शन 6 है कि एन एम्प्लॉई हु हैज़ रिसीव्ड एन अमाउंट रेफर टू सब क्लास 3 of clause E subsection 2 of the year, the notice in writing to the commissioner elect for the amount to be taxed at the rate computed in accordance with the following formula। ये फार्मूला ये होगा क्या, A by B की परसेंटेज होगी, वेयर A क्या है, A is the total tax paid or payable by the employee on the employee's total taxable income for the 3 preceding tax years, और B क्या होगा, B is the employees total taxable income for the 3 preceding year के एक तो टैक्स होगा और टैक्सेबल इनकम होगी, तो इसको इस फार्मूले से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। वेयर एन अमाउंट चार्जेबल अंडर द सैलरी इज़ पेड टू एन एम्प्लॉय इन एरियर, के एम्प्लॉय को जब सैलरी इन एरियर की शक्ल में दी जाएगी तो इस पे टैक्स होगा, और एज ए रिजल्ट of the employee is chargeable to the higher rate of tax, then it would be applicable on the amount has been paid to the employee in the tax year which is received। यानी कि एरियर्स अगर मिल रहे हैं तो इस फार्मूले के तहत उस पर उसको टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो द एम्प्लॉई में बाई अ नोटिस इन राइटिंग टू द कमिश्नर elect for an amount to be taxed at the rate of tax that would have been payable in any salary had been paid to the employee in the year which is served under the rendered। तो वो एम्प्लॉई को जो है वो कमिश्नर को इन्फॉर्म करेंगे ये टैक्स पे कर दिया गया है। सब सेक्शन 8 है, एंड इलेक्शन अंडर सब सेक्शन 6 और 7 शैल बी मेड बाय द ड्यू डेट फॉर फर्निश द एम्प्लॉइज ऑफ रिटर्न, के जब एम्प्लॉई की रिटर्न होगी ऑफ द इनकम और एम्प्लॉइज सर्टिफिकेट एज द केस मे बी फॉर द टैक्स ईयर इन विच द अमाउंट was received or by such later date of the commissioner may allow, के कमिश्नर को अलाउ कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर डिस्कस की, तो ये था एम्प्लॉइज़ के रिलेटेड के सैलरी जो है, सैलरी क्लास को किस तरह से उसकी हर चीज़ कैलकुलेट करके उस पर टैक्स लिया जाता है। यही वजह है कि टोटल कलेक्शन में हम जब देखते हैं तो सैलरीड क्लास का जो है वो बिज़नेस जो छोटे रिटेल वाले और इनसे कारपोरेट को अगर निकाल दें हम तो उनका टैक्स ज़्यादा होता है। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझने में मसला आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं कि इसको आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं तो फिर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।